हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का सेट संख्या 21 मारते हैं। इससे पहले 20 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए, बिहार दरोगा का सेट 21 है, जिसमें आपको करंट भी आपको लगभग 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन करंट का रहेगा। बाकी और सब सब्जेक्ट का टैकल करके ये सेट बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए, इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ 2 दिन पहले ही हम दे देते हैं ताकि आप लोग इसे बना के चेक कर सकें। तो आइए देखते हैं इसका बिहार दरोगा का सेट संख्या 21 का सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन महान्यवादी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन 2 है, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित होगा। ऑप्शन सी है, वह भारत सरकार के को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। ऑप्शन डी है, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ये सही नहीं है। उसे महान्यायवादी को जो है भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। तो इसमें केवल कहा रहा है, केवल मतलब नकारात्मक भावना आ रहा है। तो क्या कह रहा है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो मौलिक अधिकार का जो है कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, पर्यावरण का संरक्षण। देखिए, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण का संरक्षण का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं है। ये जो है आपका ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, यानी कि डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी का चर्चा करें तो डीपीएसपी भारत के संविधान में भाग 4 में है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 में इसकी चर्चा किया गया है। और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में दिया गया है। आर्टिकल 12 से 55 के बीच में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो भारत में जो है महिलाओं को पहली बार जो वोट देने का अधिकार जो है कब किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। देखिए, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। देखिए, 1919 की बात करें तो इस टाइम जो है वायसराय जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ब्रिटेन की पीएम 1919 में काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है ब्रिटेन के पीएम कौन थे। तो याद रखिएगा, लॉयड जॉर्ज। ठीक है, इस टाइम का वायसराय चेम्सफोर्ड थे। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। देखिए, गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द जो है किस देश से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये जो है फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से। उसके बाद याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से जो है ये प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन लिया गया है, जो आर्टिकल 368 में है। जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। थोड़ा सा एडिशनल जानकारी जो होता है वो भी आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसका सदस्य कौन नहीं था। ऑप्शन देख लीजिए। सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसमें जो है 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद ये तीनों था, तो इन तीनों को कौन कौन सा मिला था मंत्री। देखिए, सी राजगोपालाचार्य को जो है शिक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया गया था। उसके बाद जगजीवन राम को जो है श्रम मंत्री दिया गया था। देखिए, कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था, कब आया था कैबिनेट मिशन, 24 अगस्त 1946 को। उसके बाद इसमें कहा गया था एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, तो गठन हुआ था
अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। आप इसे भी याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा सही सम्मिलित है? तो कौन सा जो है सही सम्मिलित है? ऑप्शन देख लीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85, जो सभी सही है। ठीक है, ये 239, 111, 85 ये सभी सही है। ठीक है, तो देखिए 239 में यही कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, उसके बाद आर्टिकल 111 कहता है राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, आर्टिकल 111 में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन जो है आर्टिकल 85 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए अनुसूची 6 जो है भारतीय संविधान में अनुसूची 6 में 4 राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध कराता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 इसमें 4 राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए 4 राज्य कौन कौन सा है? देखिए असम हो गया, मेघालय हो गया। देखिए 4 राज्य के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, और त्रिपुरा। इसके बाद 3 राज्य यही हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा। एक राज्य याद रखिएगा, मिजोरम। ये 4 राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, अनुसूची 6 इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो नहीं होता है तो 3 और 4 में जो है लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। ठीक है, तो नहीं पूछा जा रहा है, राज्य 4 राज्य में लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो कौन सा जो है भारतीय संविधान का एक जो है संघीय लक्षण? ऑप्शन देख लीजिए, लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। तो ये सभी है भारत के संविधान संघीय का लक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन में जो है सबसे अधिक विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार उत्तराखंड में जो है 70 सीट है विधानसभा की, हिमाचल प्रदेश में जो है 68 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मिजोरम में 40 सीट है विधानसभा की। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? देखिए क्या कहा है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो आप लोग एक तरह से पढ़े होंगे कि जितना भी है कम से कम 15% जो है मंत्रियों का सीट होना चाहिए, मंत्रिपरिषद होना चाहिए 15%। 15% में कहा है 15, और संख्या में कितना होगा तो याद रखिएगा 12। ठीक है, संख्या में न्यूनतम मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या जो है 12 होना चाहिए। यदि प्रतिशत में पूछा जाता तो 15% कम से कम होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 6 भाषा है। ठीक है, 6 भाषा में कौन कौन सा है? देखिए अंग्रेजी है, अरबी है, चीनी है, फ्रांसीसी है, रूसी है, उसके बाद स्पेनिश है। देखिए अरबी जो है लास्ट में ऐड किया गया है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि नवीनतम भाषा कौन सा ऐड किया गया है? तो अरबी नवीनतम भाषा ऐड किया गया है संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषाओं में। ठीक है, तो 6 भाषा है, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तुलाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो किस राज्य का जो है ये व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? ऑप्शन देखिए, केरल है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है। तो ये केरल का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मेगुती में के जैन मंदिर जो है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उसके बाद की निर्माण की बात करें तो मेगुती के जैन मंदिर का निर्माण जो है पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था इस मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है किस देश में किया गया था? याद रखिए ग्रीस में, ग्रीस के राजधानी एथेंस में किया गया था।
उसके बाद बात करें तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह 1896 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ये हाल फिलहाल में जो है 2020 में जो है ये जापान में किया गया था, जापान के टोक्यो में किया गया था। और आगे आने वाला 2024 में जो ये फ्रांस में किया जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। अब ये भी याद रख सकते हैं ओलंपिक के बारे में। तो 2020 में जापान के टोक्यो में हुआ था और 2024 में होने वाला जो है ये फ्रांस में के शहर पेरिस में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन थे? द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक शशि थरूर है। शशि थरूर कांग्रेस के अच्छा खासा नेता, जाने माने नेता हैं शशि थरूर। देखिए, सलमान खुर्शीद का एक प्रमुख किताब है जिसे आप याद रख सकते हैं, सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या जी के लेखक जो है सलमान खुर्शीद है। उसके बाद लॉरेन एसर के पुस्तक के लेखक है लॉरेन एसर भी। ये टर्म्स एंड कंडीशन के लेखक लॉरेन एसर है। तो इसे भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेट मी से इट नाउ, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसकी पुस्तक के लेखक राकेश मारिया है, राकेश मारिया। उसके बाद बात करें प्रीति सिन्हा का प्रमुख पुस्तक ए प्लेस कॉल्ड होम, ये इसके लेखक प्रीति सिन्हा है। उसके बाद बिमल जलान का एक प्रमुख किताब है द इंडिया स्टोरी, बिमल जलान का एक पुस्तक है द इंडिया स्टोरी के लेखक जो है बिमल जलान है। उसके बाद बिल गेट्स का भी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसे आप याद रख सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक जो बिल गेट्स है, जो सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। ये एडिशनल इसमें नहीं दिया हुआ है, 1824 से 26 में। इस टाइम जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्महेस्ट था, लॉर्ड आर्महेस्ट। ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसका कार्यकाल जो है 1823 से 1828 ईस्वी के बीच में रहा था, लॉर्ड आर्महेस्ट का। उसके बाद 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में संधि हुआ था। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध के बाद बर्मा अंग्रेज के बीच में संधि हुआ था, जिसको यांडाम की संधि कहा जाता है, यांडाम की संधि। आप इसे भी याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। देखिए स्थापना की बात करें, भारतीय ट्रेड यूनियन स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी का कौन किया था? स्थापना करने वाले थे NM जोशी, NM जोशी थे इनके संस्थापक। उसका स्थापना बम्बई में किया गया था। इसके उपाध्यक्ष जो थे, पहला उपाध्यक्ष जोसेफ ब्रिस्टल थे, ब्रिस्टल, जोसेफ ब्रिस्टल। उसके बाद महामंत्री की बात करें तो दीवान चमनलाल बजाज थे इसका महामंत्री। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे, स्थापना भी बता दिए, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है निर्वाचित हुए थे। भारतीय 1938 में जो है इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1938 में अधिवेशन हरिपुरा में, गुजरात में हुआ था। यहीं पे अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद इसी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी, अभी इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के लिए जो है अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राज्य बनाने का मांग किया था। देखिए याद करें कब किया गया था? तो मार्च 1940 में जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन, जिसमें पाकिस्तान की मांग किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी, जिसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो आप इसे भी याद रखते हैं, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। उसके बाद बात करें तो विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, सर्वोदय समाज की स्थापना। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने किया था और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था? तो देख लीजिए, 1846 का इंडियन काउंसिल
काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1909 का जो है 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो है सबसे कम दिन तक चला था। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। काफ़ी पृथकीकरण वाला था, समाज को बांटने वाला ये एक्ट था। देखिए गांधी जी ने इसके बारे में कहा है, इस एक्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में के बारे में कहा है। गांधी जी ने कहा था कि इस अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, क्योंकि इसने पृथक निर्वाचन का मांग मान लिया था। हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का क्या था, इसीलिए गांधी जी ने इसे मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया इस बार 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में कहा है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित है? कौन सा युग जो है सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन देख लीजिए। देखिए सही सम्मिलित पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। 2 क्या है 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, सही है। उसके बाद 3 है 1824 से 26 में प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी आप पिछले क्वेश्चन में हम बताए हुए थे पीछे, तो ये दोनों सही है। तो देखिए गलत कौन सा है, 1767 से 69 ईस्वी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1767 से 69 का रहा है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1775 से 82 ईस्वी के बीच में। 1775 से 82 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। उसके बाद 1845 से 46 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसमें कहा जा रहा है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 49 ईस्वी के बीच में हुआ था। आप इसे याद रख सकते हैं सही करेक्शन करके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध जो है कब हुआ था? याद रखिए 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद बात करें कि 1724 में शंकर खेरा का युद्ध हुआ था, आप इसे भी याद रख सकते हैं। शंकर खेरा का युद्ध जो है 1724 ईस्वी में। उसके बाद पाल खेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में। खेरा का युद्ध 1707, शंकर खेरा का युद्ध 1724, पाल खेरा का युद्ध 1728, इसे भी याद रख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक जो है कौन थे? तो याद रखिएगा इनायत खान जो इसके लेखक थे, इनायत खान। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो किस मुगल शासक के दरबार में जो है 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि जिसका नाम है कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो ये शाहजहां के दरबार में रहते थे, शाहजहां के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा कवि सद्गुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो सद्गुण संप्रदाय स्वगुण संप्रदाय से, स्वगुण है सगुण संप्रदाय से कौन सा जो है संबंधित नहीं है? तो ये कबीर जो है सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, ये जो है निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। कबीर जो है निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे, और सगुण संप्रदाय से तुलसीदास, सूरदास और चैतन्य जो है ये सगुण संप्रदाय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। देवल जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, किस काल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन देख लीजिए, सल्तनत काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में, हड़प्पा काल में। तो ये सल्तनत काल में जो है देवल जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी को जो है प्रिंस ऑफ मिनी अर्स की संज्ञा दी गई थी, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा एडवर्ड थॉमस के द्वारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी गई थी, एडवर्ड थॉमस ने दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सैंधव सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 31, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद में इसे याद रख सकते हैं। देखिए जब आप इसका पीडीएफ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार आप देने का प्रयास करिएगा। तो इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन लेके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करवाना है तो हो सकता है कि किसी में आपको बिना ऑप्शन बताए आंसर बता के निकलना पड़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में जो है सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन देख लीजिए, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, कलिंग है, बिहार है। तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, कलिंग और बिहार जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए,
95 ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन थे? तो इसका गाने का जो है संगीतकार कौन थे? तो इसका संगीतकार जो थे एम एम कीरावानी। एम एम कीरावानी जो है इसके संगीतकार थे। अब बात करें किस फिल्म का है, तो RRR राजमौली के द्वारा बनाया गया था। RRR। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 गैस, और ये करंट का क्वेश्चन हो गया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल का जो है निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका निर्देशक जो है संदीप कुमार गुप्ता बने। संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए निर्देशक संदीप कुमार गुप्ता। बात करें गेल की स्थापना की, तो गेल का स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद वर्तमान में जो है ये महारत्न कंपनी में सम्मिलित है। टोटल जो है इंडिया में 12 महारत्न कंपनी है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो गेल का स्थापना 1984, निर्देशक संदीप कुमार गुप्ता, टोटल 12 महारत्न कंपनी है जिसमें गेल का भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो INS वेला जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसको किस देश ने विकसित किया? तो इसे फ्रांस ने विकसित किया, फ्रांस ने। बात करें फ्रांस ने राफेल को भी विकसित किया था, और राफेल जो है फ्रांस से ही खरीदा गया है। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हाल ही में आए मेंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो हाल ही में जो मेंडस तूफान जो आया हुआ था, इसका नामकरण किस देश ने किया है? इसका नामकरण जो है UAE ने किया है, UAE। बात करें ये जो भारत से टकराया था, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में से टकराया हुआ था। उत्पत्ति की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो तेजपुर लीची को जो है GI टैग मिला है, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है असम से है, असम से। बात करें बिहार को भी एक लीची को GI टैग मिला है, जिसका नाम है शाही लीची, जो मुजफ्फरपुर से की लीची है। शाही लीची को GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, इसका उनका संबंध था। तो हाल ही में जो है बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, तो उनका संबंध था किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है वास्तुकला क्षेत्र से था। बालकृष्ण दोषी का निधन जो है 24 जनवरी 2023 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय, ये सब करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो है नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो ये इसका नए अध्यक्ष जो RK सिंह बने हैं, RK सिंह, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष जो RK सिंह बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो जल दूत ऐप को जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? तो ये गोवा में किया गया है, गोवा में। बात करें तो ये नौसेना अभ्यास है। संगम अभ्यास जो है नौसेना अभ्यास है, जिसमें अमेरिका का नौसेना और भारत का नौसेना मिलकर यह अभ्यास करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए ये भी 42 नंबर भी करंट का क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ लाइन, तो इसके बीच में सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑपरेशन रक्षा है, ऑपरेशन अलर्ट है, ऑपरेशन सतर्क है, कोई नहीं, तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे था? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में जो है कौन सा देश प्रथम स्थान पे था? तो प्रथम स्थान पे जो है डेनमार्क था, डेनमार्क। भारत का बात करें तो भारत में का स्थान 8वां था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई थी? तो आम बजट जो है 2023-24 के लिए मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया था? तो याद रखिएगा 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ जो है मनरेगा को 2023-24 में राशि आवंटित की गई थी, मनरेगा को 60,000 करोड़। बात करें जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी किस आयोग के द्वारा? ऑप्शन देख लीजिए। सामाजिक न्याय मंत्रालय, महिला आयोग, नीति आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो ये महिला आयोग के द्वारा ये इसका कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। इसका कार्यक्रम की बात करें 16 नवंबर 2022
को इसकी शुरुआत किया गया था? डिजिटल शक्ति 4.0 महिला आयोग के द्वारा 16 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। तो 2022 में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई थी सुश्री सरिता, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन देख लीजिए, वुशु से, कुश्ती से, जूडो से, बैडमिंटन से। तो इसका संबंध जो है कुश्ती से है। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार जिस भी खिलाड़ी को दिया जाता है उसे टोटल 15 लाख की राशि दिया जाता है। 15 लाख की राशि याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख की राशि दिया जाता है। और बात करें अर्जुन पुरस्कार 2022 में टोटल 25 प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करें कब से दिया जा रहा है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से इसका प्रारंभ हुआ था, 1961 से। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया जाएगा। तो महिला फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का आयोजन जो है 2023 में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, इंडोनेशिया, कोस्टारिका, पेरू, भारत। तो इसका आयोजन जो है कोस्टारिका में किया जाएगा। बात करें फीफा अंडर 20 विश्व कप पुरुष का आयोजन जो है फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 पुरुष का जो बात करें ये इंडोनेशिया में किया जाएगा। इंडोनेशिया में पुरुष वाला इंडोनेशिया में और महिला वाला जो है कोस्टारिका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण पर, ये सभी करंट का क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो महिला सशक्तिकरण पर जो है G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है आगरा में किया गया है, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 16 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 फरवरी को। बात करें कि विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष जो है 16 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो सर्वप्रथम इसे 2018 में मनाया गया था, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, डूरंड कप 2022 के विजेता है। तो डूरंड कप जो है 2022 के विजेता कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, बेंगलुरु है, मुंबई है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। तो इसका डूरंड कप 2022 के विजेता जो है बेंगलुरु है। कभी कभी पूछ लिया जाता है डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। फुटबॉल में एक टीम में 11-11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। एक टीम में 11, दूसरी टीम में 11। जिस तरह से क्रिकेट में होता है 11-11, उसी तरह फुटबॉल में भी 11-11 प्लेयर खेलते हैं। और डूरंड कप जो है इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत 1988 ईस्वी में डूरंड कप की शुरुआत हुई थी, 1988 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए 50 तक देख लिए, 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑस्कर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ये फिल्म का नाम है द फेबलमैन्स। द फेबलमैन्स को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया, यानी ऑस्कर में जो है द फेबलमैन्स को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। बात करें इसका निर्देशक का, यानी डायरेक्टर का, फिल्म का डायरेक्टर का, तो स्टीवन स्पीलबर्ग जो है इसके डायरेक्टर है, स्टीवन स्पीलबर्ग। कभी कभी डायरेक्टर के नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा स्टीवन स्पीलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की शुरुआत जो है किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा 2023 में इसकी घोषणा की गई थी, इसकी शुरुआत की। बात करें रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की, इसकी लागत लंबाई की बात करें 695 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके बाद लागत की बात करें तो 54,000 करोड़ इसको बनने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो हाल ही की घोषणा में अनुसार जो है बिहार में जो है किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो ये कैमूर जिले में किया गया है, कैमूर जिले में। तो याद रखिएगा कैमूर जिले में। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है किस पार्टी को दिया गया है? याद रखिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, ठीक है। चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। तो हाल ही में किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आपको जो है आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। टोटल जो है भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी है। और आपको जो है कब दिया गया, किस अच्छी में दिया गया था? तो गुजरात के चुनाव के बाद जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। टोटल 8 पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो चुनाव आयोग देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को
फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है किस टीम को दिया गया था फीफा विश्व कप 2022 में? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर में इसका आयोजन किया गया था। तो फेयर प्ले अवार्ड कौन जीता है? तो इंग्लैंड का टीम जो है फेयर प्ले अवार्ड जीता है, इंग्लैंड का टीम। याद करें कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था। इसका विजेता की बात करें तो विजेता अर्जेंटीना है, और किसको हरा के जीता है? तो फ्रांस को हरा के ये अर्जेंटीना जीता है, ये उप विजेता हुए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य जो है कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें तो ये गुजरात है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, और सेकंड जो है गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हुआ था, तो कुल जो है कितने वोट पड़े थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुल वोट की बात करें, कुल वोट जो पड़ा था 4754 वोट पड़ा था, 4754। उसके बाद बात करें कि वैध मत मतलब वैलिड वोट जो है 4701 वोट जो है वैलिड वोट था। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को जो है 2824 वोट मिला हुआ था। तो ये राष्ट्रपति बनी, 15वें राष्ट्रपति, भारत की 15वें राष्ट्रपति, याद रखिएगा 15वें। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में जो है सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो याद रखिएगा बुध। बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने दिनों में? 88, मात्र 88 दिनों में। बात करें बुध जो है सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य का, और सबसे छोटा ग्रह भी है सौरमंडल का। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध, और सबसे नज़दीक जो है सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। क्वेश्चन नंबर, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विश्व, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। 59 देखिए, विश्व के दो सबसे बड़े छोटे महाद्वीप कौन से? तो विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप है ऑप्शन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। ऑप्शन देख लीजिए, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है, कोई नहीं। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया। दूसरा नंबर पे अफ्रीका है, तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पे दक्षिणी अमेरिका है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीचे में यहाँ पे जो है कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखिएगा अन्नाई मुड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसका विस्तार की बात करें तो पश्चिमी घाट में इसका पूरा विस्तार है, पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलोंग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नीली क्रांति की जो है शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखिएगा पश्चिमी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है नीली क्रांति की शुरुआत किया गया था। पश्चिमी पंचवर्षीय योजना जो है 1970 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। याद करें, नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधे को जो है सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये लोम मिट्टी से होता है, लोम मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया में किस तट पर अवस्थित है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी तट पे। जब आप इसका PDF लीजिएगा तो आप इसका ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन है? तो ये सोमालिया, इथोपिया, जिबूती जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांसमीटर है, ट्रांसड्यूसर है, रिपीटर है, एम्पलीफायर है। तो ये ट्रांसड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है तो ये हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत मोटर के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन देख लीजिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सही है। दिष्ट धारा और सावित्रिक धारा विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है, सही है। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं ये।
विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। सही। देखिए ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो गलत पूछा जा रहा है, गलत बता दिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ओम का नियम जो है डैश और डैश के बीच में संबंध करता है, तो ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध का वर्णन करता है। तो भी ओम का नियम पढ़े होंगे, V बराबर IR पढ़े होंगे, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द तो विद्युत धारा, तो विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा का, तो यही ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, उसके लिए सही है। ऑप्शन देखिए, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल पर एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो तीसरे नियम जो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये बल न्यूटन का तीसरे नियम है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। तो एक्स किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश नहीं करती। एक्स किरणें जो है इसका उपयोग की बात करें तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी वेवलेंथ की बात करें तो इसका वेवलेंथ 10⁻10 टू 10⁻8 मीटर होता है। मक्यहास प्रकाश, रेडियो तरंगे और पराबैंगनी किरणें जो है वायुमंडल में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की जो है कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है, बाकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम जो है तरंग की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण। तो रासायनिक परिवर्तन का जो है एक उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए, निष्क्रियकरण, आसवन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वापतन। तो निष्क्रियकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो किसने यह प्रस्तावित किया था। तो ये डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। डाल्टन ने ही पदार्थ की संरचना का सिद्धांत भी डाल्टन ने ही दिया था, डाल्टन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 75 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, तांबा है, क्रोमियम है, कार्बन है, जास्ता है। तो कार्बन मिलाया जाता है लोहे को मजबूत बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 76 देखिए, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बढ़तम कक्षा में रह सकता है। तो बढ़तम कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो काफ़ी बार आया हुआ था, तो बॉयल का नियम है, ये बॉयल का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो 7 से 14 में वृद्धि जो है निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, OH माइनस का। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेनिन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हेलोजन फैमिली के नाम से जानता है, हेलोजन फैमिली। बात करें स्टेटिन की, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ये जो है ये हेलोजन फैमिली जो है वर्ग संख्या 17 में इसका दिया गया है, 17 में। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व है। तो 4 तत्व दिया जिसमें 3 तत्व जो है किसी न किसी रूप से समान है, बाकी एक भिन्न है, वो उसको पहचाना है। ऑप्शन देखिए, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, पोटासियम है, गैलियम है। देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये जो है ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। उसके बाद पोटासियम जो है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये अलग है, पोटासियम अलग है, बाकी ये तीनों पी ब्लॉक का है, ये एस ब्लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनियम सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा NH4 NH4 जो है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 21% नाइट्रोजन होता है और सल्फर 14% होता है अमोनियम सल्फेट में। काफ़ी बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है किसमें। तो ये मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं,
देखिए, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो किस प्रकार के ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एपिडर्मल ऊतक है, तंत्रिके ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक है, जटिल ऊतक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल ऊतक। ठीक है, जटिल ऊतक का ही उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जटिल ऊतक का ही। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जीन उत्परिवर्तन जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रजनन है, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन है, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन है, हार्मोन के एंजाइमों का स्राव है। तो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन जो है जीन उत्परिवर्तन का एक कारण है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए तो थोड़ा सा आप बिहार का मैप देखिए, मैप से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो मैप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, इससे पहले हम पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान के बारे में बता दिए थे। देखिए, आज बताते हैं पूर्वी चंपारण के बारे में। देखिए, पूर्वी चंपारण का आप सीमा देख लीजिए, यहाँ से आपका यहाँ लेके इस जगह से लेके यहाँ तक, फिर इधर। तो ये देखिए, ऊपर में इधर से मिलता है नेपाल से, इधर पश्चिमी चंपारण से, इधर गोपालगंज से, उसके बाद यहाँ सारण से, इधर मुजफ्फरपुर से, शिवहर से, सीतामढ़ी से, इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद सारण की बात करें, सारण का आप देख लेते हैं, यहाँ ऐसे करके, यहाँ इस तरह से। तो सारण का सीमा जो है किस किस से लगता है। देखिए, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज यहाँ पे, उसके बाद सीवान, उसके बाद इधर यूपी से, उसके बाद यहाँ पे भोजपुर से, इधर पटना से, इधर वैशाली से, इधर मुजफ्फरपुर से। तो आप थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, बिहार का मैप भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो आप इसका एक मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैप का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए देखते हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में से शामिल नहीं है। तो अकशेरुकी प्राणियों में जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, एरेनिक्टिड है, कीट है, सरीसृप है, मोलस्का प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप जो है इसमें इस प्राणी का शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो किसी व्यक्ति के जो है पाचन तंत्र की जांच करने वाले इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसे इंडोस्कोप कहा जाता है। इंडोस्कोप याद रखिएगा। रेडियोग्राफ का उपयोग जो है एक्सरे के लिए किया जाता है, और माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है विचारों का संग्रह करता है। तो ये अग्र मस्तिष्क करता है, अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच में जो है पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को जो है क्या कहा जाता है। तो इसे जो है साइनोवियल द्रव कहा जाता है, साइनोवियल द्रव। ऑप्शन नंबर 1, साइनोवियल द्रव। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। देखिए, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो है निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देख लीजिए, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, साइटोकाइनिन है, थायरोक्सिन है। तो ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन के लिए जो है आयोडीन संश्लेषण के लिए आवश्यकता है। तो आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर रोग भी होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किस विटामिन की कमी से बच्चे में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो बच्चे में जो है रिकेट्स नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी के कारण से जो है बच्चे में रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन डी के कारण। देखिए, विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी होता है, विटामिन बी के कारण जो है बेरी होता है। बेरी जो है याद रखिएगा, चावल में जो पॉलिश किया जाता है, पॉलिश की वजह से भी बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो मानव में के शरीर में जो बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है, सबसे आम इलाज जो है क्या है। तो ये एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक का दवा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो आपादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को जो है सूचित करता है। तो देखिए, विभेदित उत्पाद, उसके बाद क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का जो है मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, देख लीजिए, इधर ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन है जेनेवा है, वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, स्विट्जरलैंड है। तो इसका जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च
प्राथमिकता दिया गया है? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी प्राथमिकता दिया गया है। तो न्यायपूर्ण याद रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा ट्रिक भी याद रख के इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो है मुख्यालय कहाँ पे है स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। बात करें IRD की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। देखिए 96 से जो 5 क्वेश्चन है, जो आपको रीजनिंग और मैथ का भी रहता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। इसका PDF जो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसे बना के चेक कर सकते हैं। देखिए 96 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 97 का ऑप्शन नंबर 1, 98 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 37.5 डे आएगा, 37.5 डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का देख लीजिए, 99 का ऑप्शन नंबर 1, 100 का जो है ऑप्शन नंबर B, 2.5%। तो देख ली पूरे टोटल 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम जुड़ के आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू दोस्तों।